आज हम पढ़ने जा रहे हैं समाजशास्त्र में कास्ट। जैसे कि हमने स्त्रीकरण पढ़ा था, पहले हायरार्की पढ़ी थी। उसमें हमने हायरार्की के टॉपिक देखे थे कि वोटामोर ने हायरार्की को कितने भागों में बांटा है। वोटामोर जो कि स्त्रीकरण के 4 प्रकार बताते हैं, जिसमें से एक दास प्रथा, दूसरी है जागीर प्रथा, तीसरी है जाति प्रथा और चौथी है वर्ग। इन 4 भागों में वोटामोर ने बांटा था। आज हम इन पे थोड़ी एक नज़र देखते हैं कि किस प्रकार जातियों को डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम एक अलग सीरीज में वर्ण को भी पढ़ेंगे कि वर्ण में किस प्रकार डिवाइडेशन है। वो हम भारतीय दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ने के बाद उसको डिस्कशन करेंगे। तो जाति को देखिए, तो जाति क्या है? जाति एक पुर्तगालियन शब्द है, कास्ट से बना है। पुर्तगालियन शब्द में कास्ट से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रजाति, नस्ल, जन्म, यानी जन्म के आधार पर जाति बनती है। पुर्तगाल के गिरेरिया डी ओरेटा ने सबसे पहले 1665 में इस शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया कि प्रजातियों के लिए यह शब्द यूज कर सकते हैं, यानी कास्ट। और हिंदी में कास्ट का मतलब होता है जाति। इस प्रकार लैटिन भाषा में कास्टस विशुद्ध आनुवांशिक शब्द है, जो बाद में कास्ट में चेंज हो गया। कास्टस विशुद्ध आनुवांशिक शब्द जो कास्ट में बदल गया। और संस्कृत में जाति का अर्थ है जन्मा, जन्मा से जाति बनी हुई है। फ्रांस के अब्बे डुबोय ने इस शब्द का प्रयोग प्रजातियों के संदर्भ में किया और भारतीयों ने इस शब्द का प्रयोग भारत में जाति यानी जन्म के आधार पर जो हमें परिस्थिति मिली हो उसके लिए कास्ट शब्द का प्रयोग किया। वहीं घुरिये ने इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन किया है। तो घुरिये की हम देखते हैं, तो घुरियों ने बताया कि इन्होंने जाति पर विस्तृत अध्ययन किया है। इन्होंने बताया कि जाति इंडो आर्यन संस्कृति के मिश्रण का बच्चा है। इंडो और आर्यन, इंडो यानी प्रारंभ में जहाँ पे ये मूल निवासी थे, और आर्यन जो बाहर से विदेशी आए। इंडो आर्यन संस्कृति के मिश्रण का बच्चा है, जो गंगा और यमुना के दोबारों में जन्मा, पला, बड़ा और बाद में पूरे देश में फैल गया। इससे जाति एक सहवर्ग है, जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। जाति एक सहवर्ग है, यानी एक ही वर्ग के लोग जाति में आते हैं। और ये जन्मजात डिफाइन की जाती है कि कोई व्यक्ति अपनी जाति बदल नहीं सकता। जाति एक जन्मजात शब्द है। ड्यूमा ने जाति को पवित्रता अपवित्रता के रूप में देखा। इन्होंने शुद्ध अशुद्ध विचारों को समावेश है। जाति का मुख्य आधार पवित्रता अपवित्रता को माना जाता है कि पवित्र कौन पवित्र है। छुआछूत की भावना मुख्यतः पाई जाती है, तो उसमें पवित्रता अपवित्रता माना जाता है। इसकी अच्छी डेफिनेशन रिजले ने दी है। रिजले ने बताया कि सर हर्बर्ट रिजले, इन्होंने बताया कि जाति परिवारों का समूह है। जाति एक विस्तृत परिवारों का समूह है, जिसका सामान्य नाम होता है, जो काल्पनिक देवता और पूर्वज की उत्पत्ति का दावा करते हैं। जैसे कि अग्रवाल समाज, वो अग्रसेन से अपनी जाति की उत्पत्ति का दावा करते हैं, और उनका एक नाम है, और वो एक परिवारों का संकलन है। व्यक्ति, एक अग्रवाल जाति का व्यक्ति अपनी जाति में, अग्रवाल समाज में, अग्रवाल गोत्र में विवाह नहीं करता, एक गोत्रों में बटी हुई है। यानी ब्राह्मण जाति, वो अपनी जाति में तो विवाह करता है, लेकिन अपने समुदाय में विवाह नहीं करता, अपने गोत्र में विवाह नहीं करता। ये बाद में पढ़ेंगे। अब हम जाति के देखें तो इरावती कर्वे ने बताया कि जाति अंतर्विवाही समूह है। व्यक्ति अपनी जाति में विवाह करता है, जिससे जाति की प्रोग्रेस बनी रहती है। और एक विस्तृत नातेदारी समूह है। एक विस्तृत नातेदार आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार मेकाइवर पेज ने यहाँ तक ही कहा है कि मनुष्य बिना किसी परिवर्तन की आशा से अपना भाग्य लेकर उत्पन्न होता है, और तब वह वर्ग जाति का रूप धारण कर लेते हैं। कोई व्यक्ति अपना जाति बदल नहीं सकता। अगर वो अपनी जाति से बाहर जाकर कुछ कार्य करता है, तो उसे अपनी जाति को छोड़ना पड़ेगा, कुछ निषेधों का पालन करना पड़ेगा। इस तरह के कठोर नियम लागू होते हैं जाति के ऊपर। जाति की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो परंपरागत सिद्धांत सबसे पहले आता है। परंपरागत सिद्धांत ये मुख्यतः मजुमदार ने द्वारा दिए गए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जाति की सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में किया गया है। इनको मानना है कि जाति की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई है, जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा के शरीर, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और जंघाओं से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार जाति की डेफिनेशन दी गई है कि 4 प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, शुद्धता या अशुद्धता के आधार पर। वहीं राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत अब्बे डुबोय ने दिया हुआ है। इसको ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति या चतुर योजना का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इसमें राजनीतिक
पूर्ण रूप से राजनीतिक का प्रयोग किया गया है कि ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति ऊंची रखने के लिए जाति की व्यवस्था की हुई है। इस प्रकार अब्बे डुबोis का मानना है कि ब्राह्मण को सत्ता का चिरस्थायी बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था बनाई गई है। धार्मिक सिद्धांत होकार्ट और सोनार्ट ने दिया गया है। इन्होंने बताया कि धार्मिक उत्पत्ति या भोगों के कारण जाति की उत्पत्ति हुई है, कि धर्म के आधार पर किसको धर्म के आधार पर किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। जैसे कि ब्राह्मणों को वेदों का पाठ करना चाहिए और सबको शिक्षा देनी चाहिए, और क्षत्रियों को सेना का शासन करना चाहिए, वैश्य को समाज की व्यवसाय के आधार पर जरूरत की चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए, और शूद्रों को बाकी कार्य सेवाएं करनी, तीनों वर्गों की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार धार्मिक आधार पर जाति की उत्पत्ति मानी गई है। इसका होकार्ट और सोनार्ट मानी गई है। व्यावसायिक सिद्धांत, व्यवसाय के आधार पर जाति की उत्पत्ति हुई है, कि जैसे कि होकार्ट और सोनार्ट ने बताया कि वैश्यों को व्यवसाय का कार्य दिया गया, क्षत्रियों को सैनिकों का या सुरक्षा का कार्य दिया गया, और ब्राह्मणों को पढ़ने का और शूद्रों को सेवा करने का, इन तीनों वर्गों की सेवा करने का। इस प्रकार व्यवसाय के आधार पर व्यक्ति अपने व्यवसाय को छोड़ना नहीं चाहता, और व्यवसाय के आधार पर ही जाति की सिद्धांत माना गया है। इसमें बताया गया कि व्यक्ति अपने व्यवसाय में ही इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपने पिता का व्यवसाय मिलता है। ग्रेशिया डी ओरेटा ने जाति व्यवस्था में कोई भी अपने पिता के व्यवसाय को नहीं छोड़ता। जैसे चमारों की जाति के सब लोग एक समान होते हैं। चमार की जाति के लोग सब जूते बनाने का कार्य करता है। कुम्हार के पुत्र घड़ा बनाने का कार्य करेगा। इस प्रकार वैश्य यानी व्यवसाय करने वाले व्यक्ति का पुत्र व्यवसाय का कार्य करेगा। इसलिए व्यवसाय के आधार पर जाति की उत्पत्ति हुई है, और अपने व्यवसाय को गुप्त रखने के लिए भी कहीं ना कहीं जाति देखी गई है, ऐसा माना था नेस्फेल्ड का। प्रजाति सिद्धांत, सर हर्बर्ट रिजलेन ने प्रजाति सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि जाति की उत्पत्ति के 7 भागों में बांटा है, कि जनजातियों से बनी जातियाँ जब जनजाति थोड़ा ऊपर उठकर सभ्य समाज के संपर्क में आती हैं तो वो जातियों का रूप ले लेती है। जैसे कि असम की डोम। व्यवसाय के आधार पर बनी जातियाँ, व्यवसाय के आधार पर बनी जाती है। कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवसाय करता है, जैसे कुम्हार, लोग अपने नाम के पीछे लगाते हैं ना कुम्हार। इस प्रकार कुम्हार का कार्य करने वाली जातियाँ व्यवसायिक जातियाँ। सांप्रदायिक प्रारूप वाली जाति है, कि एक संप्रदाय को मानने वाले सभी लोग सांप्रदायिकता के आधार पर जाति का रूप ले लेते हैं। जैसे कि मुंबई में लिंगराज, सभी लोग एक ही देवता में विश्वास करते हैं। जैसे कि मुंबई में लिंगराज जाति, मुंबई की लिंगराज जाति जो शिव की आराधना करती हैं। जैसे वैष्णव, नाथ संप्रदाय। इस प्रकार एक ही पूर्वज को मानने वाले लोग। और वर्ग संकरों से बनी जातियाँ, राष्ट्रीय प्रारूप वाली जातियाँ, रीति रिवाज को मानने वाली जातियाँ और स्थानीय जातियाँ। इस प्रकार रिजले ने प्रजातियों के आधार पर बताया कि भारत में विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण और अनुलोम विवाह से विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हुई है। आदिम संस्कृति का सिद्धांत हट्टर ने दिया था। इन्होंने 1931 की जनगणना के बाद नागा जनजातियों का अध्ययन किया और बताया कि जनजातियों की उत्पत्ति आदिम संस्कृति के विकास के द्वारा हुई है। आदिम संस्कृति के विकास में का तात्पर्य है कि जाति की अनोखी संस्था है, इस रूप में भारत को छोड़कर कहीं नहीं हुआ है। जाति की उत्पत्ति के कारण भारत में ही ढूंढना चाहिए। ये पता है कि जाति भारत में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसके कारण भी भारत में ढूंढने चाहिए। और जाति के कोई एक कारण नहीं है जिसको हम डिफाइन कर सकें। हालांकि आदिम पुरानी संस्कृतियों के इस रूप में मानने से जाति की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन इन्होंने अपने ही सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि जाति की उत्पत्ति के 14 कारण बताए हैं। इन्होंने जाति की उत्पत्ति के 14 कारण बताए हैं। और हट्टर ने मानव संबंधी सिद्धांतों की आलोचना की है। टोटम का सिद्धांत राइस ने दिया था हिंदू कस्टम में, अपनी बुक हिंदू कस्टम में। इन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति एक ही टोटम या एक ही वस्तु, वृक्ष या किसी एक माना मतलब किसी एक पूर्वज को अपने इष्ट मानकर उसी की पूजा करने लग जाता है और इस प्रकार जाति का निर्माण होता है। एक ही टोटम को मानने के कारण जाति का निर्माण होता है। भौगोलिक सिद्धांत गिलबर्ट ने दिया था। इन्होंने बताया कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जाति का निर्माण हुआ है।
उद्विकासी सिद्धांत, गिल्ड सिद्धांत, ये मुख्यतः आर्थिक सिद्धांत से ही मिलता जुलता है। इन्होंने बताया कि व्यवसाय के आधार पर जाति की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना था एबेटसन का। इन्होंने बताया कि जनजातीय अवस्था, फिर व्यावसायिक संघ और वंशानुगत व्यवसाय। पहले जनजातीय अवस्था आई, फिर व्यावसायिक संघ आए, फिर व्यावसायिक अनुसार परंपरागत वंशानुगत व्यवसाय हो गए। इस प्रकार जाति की उत्पत्ति हुई है। रंग के आधार पर जाति की उत्पत्ति, गोरे और काले। जो प्रारंभ में यहाँ के निवासी थोड़े सांवरे रंग के थे, काले थे, लेकिन आर्य आए वो गोरे थे। इस प्रकार 2 प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, एक गोरे और एक काले। वस्त्रों के आधार पर 4 प्रकार की जाति पाई जाती है। सफ़ेद, जो ब्राह्मण सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, क्षत्रिय रेड कलर के वस्त्र धारण करते हैं, और वैश्य पीले और शूद्र काले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। देवी शक्ति का सिद्धांत ब्राह्मण के मुख से बताया गया है कि देवी शक्ति के सिद्धांत के आधार पर ब्राह्मण के मुख से जाति की उत्पत्ति हुई है, जिसमें मुख से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और जंघाओं से शूद्र की। मनु का सिद्धांत बताया कि अंतरजाति विवाह करने के कारण कई उपजातियों का निर्माण हुआ। इस प्रकार जाति की उत्पत्ति हुई है। अब जाति में परिवर्तन हो रहा है। कुछ लोग मानते हैं जाति में तीव्र परिवर्तन होता है, कुछ बोलते हैं कम परिवर्तन हो रहा है। तीव्र परिवर्तन मानने वालों में से हैं मजूमदार, बेबर, मुखर्जी, श्रीनिवास, दुबे, स्मिथ, मर्फी। और मंद परिवर्तनों मानने वालों में से है, यानी जाति परिवर्तन हो रही है पर धीरे धीरे परिवर्तन हो रही है। हालांकि शिक्षा का, औद्योगिकरण का और महिलाओं को दिए गए अधिकारों का आदि का प्रभाव जाति के ऊपर कहीं ना कहीं हद तक पड़ा है। इसलिए जाति में बहुत कुछ हद तक परिवर्तन आया है। खासकर औद्योगिकरण से कारण जाति में परिवर्तन आ रहा है। लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। लोग लड़कियों भी शहरों में अपनी लड़कियों को भी स्वतंत्रता मिली है, जिससे वो अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रेरित हुई है। सद्भाव समानता की भावना को जागरूकता के कारण भी जाति में परिवर्तन हुए हैं। जाति के परिवर्तन के कई कारण हमें देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार जाति की मंद परिवर्तन हो रहा है, इसमें मानना है गुरिये का, पाइपी दामले, ड्यूमा, आंद्रे बेतई, हेराल्ड गोल्ड और योगेंद्र सिंह। अब जाति की विशेषता देखें तो हर किसी ने जाति की अलग अलग विशेषता बताई है। जैसे कि हम जानते हैं कि जाति जन्म पर आधारित होती है, इनका एक अपना नाम होता है, एक गोत्र को फॉलो करते हैं, कई गोत्र होते हैं इसके अंदर, और ये अनुलोम विवाह होता है इसमें, और अपनी ही जाति के अंदर विवाह होता है। इनमें गतिशीलता कम पाई जाती है, कठोर नियम होते हैं। इस प्रकार खान पान संबंधी निषेध होते हैं। इस प्रकार जाति की हम अपने हिसाब से देखें तो कई परिभाषा हैं, लेकिन हर समाजशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग परिभाषा बताई है, जिसमें से अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषा बताई है। M.N. श्रीनिवास ने इसकी 9 विशेषता बताई है, जिसमें से संस्तरण हैरार्की पाई जाती है। हर जाति के बीच में हैरार्की पाई जाती है, कोई ऊंची है कोई नीची है। अंतर्विवाह होती है, हर जाति अपने अंदर ही विवाह करना पसंद करती है, और इसमें जाति के अंदर भी अनुलोम विवाह पाया जाता है। हर कोई व्यक्ति अपने से उच्च गोत्र में विवाह करना पसंद करता है, लड़की का विवाह करना पसंद करता है। व्यवसाय, जाति में अपना एक मुख्य व्यवसाय होता है। जैसे सोनी लोग सुनार का कार्य करते हैं, बढ़िया लोग व्यापार करते हैं, कुमार लोग घड़ी का कार्य करते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति जाति का अपना व्यवसाय होता है। खान पान संबंधी निषेध पाए जाते हैं। लोग निम्न कास्ट के लोग, उच्च कास्ट के लोग, निम्न कास्ट के लोग उच्च जाति में भोजन कर सकते हैं, लेकिन उच्च जाति के वर्ग के लोग निम्न जाति में भोजन नहीं कर सकते। इस प्रकार के निषेध पाए जाते हैं। अशुद्धता पाई जाती है, छुआछूत की भावना अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। जाति संगठन पाए जाते हैं, जाति संगठन, ब्रह्मा समाज संगठन, इस प्रकार के संगठन जाति के देखने को मिलते हैं। ये एक तरह से असमानता को डिफाइन करते हैं, पर होने भी चाहिए अपनी जाति को बनाए रखने के लिए। जाति की गतिशीलता पाई जाती है। जाति में गतिशीलता इस प्रकार पाई जाती है कि हर व्यक्ति अपनी जाति को उच्च बनाए रखने के लिए कुछ निषेधों का पालन कर देता है, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिलता है। इस प्रकार की ये हम इसको संस्कृतिकरण कह सकते हैं। धार्मिक नागरिक निर्योग्यता पाई जाती है। वेशभूषा पाई जाती है, हर जाति की अपनी वेशभूषा होती है, और बोलियाँ होती हैं। हर कम्युनिटी अपनी बोलियों को कम देखने को मिलता है, लेकिन जातियों में बोलियां होती हैं लेकिन कम देखने को मिलता है। इसमें अपनी प्रथा पाई जाती है। एन के तत्ता में ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया में संरचनात्मक और सांस्कृतिक पहलू की बात की है। इनमें बताया कि जनजात सदस्यता पाई जाती है, अंतर्विवाही होती है, व्यवसाय संबंधित निषेध पाए जाते हैं, ब्राह्मणवाद होती है, ऊंच नीच की भावना होती है, और खान पान संबंधी निषेध होते हैं।
मैक्स वेबर ने 4 प्रकार की विशेषता बताई। इसमें निश्चित व्यवसाय होता है, निश्चित नाम होता है, अंतर्विवाही होती है, ऊंच नीच की व्यवस्था पाई जाती है। मेगास्थनीज ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता, ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च बताते हैं, और अंतर्विवाही पाई जाती है। इस प्रकार 2 प्रकार की विशेषता मेगास्थनीज ने बताई। केतकर ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में बताया कि जन्मजात होती है और अंतर्विवाही होती है। जातियाँ अंतर्विवाही होती है और जन्मजात होती है। E.H. प्लंट ने बताया 7 निषेध बताए। E.H. प्लंट ने 7 निषेध बताए। पाक, पंक्ति, पात्र, जल, हुक्का, भोजन और खाद्य निषेध। पाक का अर्थ है कि पाक का तात्पर्य है कि भोजन से हो गया है, कि निषेध पाया जाता है पाक यानी पवित्रता। पंक्ति, एक व्यक्ति अगर उच्च कास्ट के एक पंक्ति में बैठता है तो निम्न कास्ट के अलग पंक्ति में बैठेगा। इस प्रकार की कई निषेध पाई जाती है। पात्र, एक दूसरे को पात्र देना पसंद नहीं करते। जल, एक कुएं से लेने वाले पानी, ऐसे देखा जाए तो अभी थोड़ा नहीं आता है। जब संविधान लागू होने के बाद कई नियम आए, उसके बाद छुआछूत के नियमों पर प्रतिबंध लगाया गया। खासकर इसमें भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने एक बहिष्कारणी हितकारी सभा के द्वारा कई प्रकार के नियम लागू किए, जिसमें से उन्होंने जल की एक जो निम्न कास्ट के वर्ग के लोग थे उनको कुएं में से पानी लेने की भी इजाज़त नहीं थी। इस प्रकार के नियम पाए जाते थे। हालांकि अब तो सिस्टम पूरा तरीके से चेंज हो चुका है। इस प्रकार जल पानी निषेध भी पाया जाता था पुराने कास्टों में, अब तो फिर भी चेंज हो गया है। हुक्का पानी, भोजन, खाद्य निषेध। योगेश अटल ने चेंजिंग फ्रंटियर ऑफ कास्ट अपनी बुक चेंजिंग फ्रंटियर ऑफ कास्ट में जाति एक व्यवस्था के रूप में देखा और जातीय इकाई के रूप में उन्होंने डिफाइन किया है। यानी व्यवस्था के रूप में हम संरचनात्मक रूप देख सकते हैं और एक इकाई के रूप में हम प्रकार्यात्मक रूप को देख सकते हैं। G.S. गुरिये ने कास्ट क्लास इन इंडिया में 6 प्रकार की विशेषता बताई। इन्होंने बताया कि जातियों में संस्तरण पाया जाता है, हायरार्की पाई जाती है, खंडात्मक विभाजन होता है, खंडों के आधार पर जाति एक दूसरे से बटी हुई होती है, विवाह संबंधित प्रतिबंध पाया जाता है, व्यवसाय संबंधित प्रतिबंध पाया जाता है, और भोजन और सहवास में भी अपने नियम फॉलो करते हैं, और धार्मिक नागरिक निर्योग्यता विशेष अधिकार होते हैं। वो अपने धर्म और नागरिकों के निषेधाधिकार नियमों का पालन करते हैं। हट्टर ने व्यवसाय और विवाह ऊंच नीच की व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार की विशेषता बताई। ऊंच नीच की व्यवस्था, विवाह, व्यवसाय। इसमें जाति के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। कि जाति एक तरह से अच्छी व्यवस्था है जिसने हिंदू समाज की कई सालों तक, कई शताब्दियों तक हिंदू समाज को विघटन होने से रोके रखा है। इस प्रकार जाति एक अच्छी व्यवस्था मानी गई है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। राधाकृष्णन इसने बताया कि दुर्भाग्यवश वही जाति प्रथा जिसे सामाजिक संगठन के नष्ट होने की रक्षा के साधन के रूप में विकसित की गई थी, लेकिन वह उन्नति में बाधक हो बैठी। यानी जहाँ पर व्यक्ति अपनी संगठन बनाए रखने के लिए जाति की उत्पत्ति की गई थी, लेकिन आज वही जाति विकास के रूप में बाधक सिद्ध हो चुकी है। हम राधाकृष्ण के विचारों से पढ़ सकते हैं। वहीं D.R. गोल्डनगिल ने बताया कि जाति राजनीतिक का कैंसर है। राजनीतिक के रूप में वोटों की राजनीति होती है। इस प्रकार जाति को वोटों के आधार पर बांट दिया जाता है। जिसकी जाति कम्युनिटी ज़्यादा होगी वो सांसद जीत के आएगा। इस प्रकार जाति को बांट दिया गया है। हेराल्ड गोल्ड ने जाति को राजनीतिक गुट बन जाते हैं। जाति के कारण हेराल्ड गोल्ड ने बताया कि जाति के कारण राजनीतिक गुट बन जाते हैं। यानी राष्ट्रीय उन्नति में कहीं ना कहीं बाधा सिद्ध हुई है और राष्ट्रीय भावना की कमी आई है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी जाति को प्रमोट कर रहा है। बौद्धिक विकास में भी बाधा हुई है कि व्यक्ति शूद्र एक जन्म जाति में निम्न कास्ट होने के कारण शिक्षा में बाधा हुई है, क्योंकि जो शिक्षा ब्राह्मणों को ही अधिकार है वो निम्न कास्ट के व्यक्ति को इच्छा होने के बाद भी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए बौद्धिक विकास में बाधा सिद्ध हुई है। लेकिन अब स्थिति परिवर्तन हुई है। आजकल उनको आरक्षण मिलने लगा है। आरक्षण के कारण उनको एक कोटा निर्धारित किया गया है, जिससे उनकी पढ़ाई के उनको शिक्षा के अवसर कई हद तक खुले हैं। ये एक संकुचित विचारधारा है और इसमें छुआछूत और पाई जाती है और विवाह संबंधित नियम भी पाए जाते हैं कि लोग अपनी बेटियों का विवाह भी अदर कास्ट में नहीं कर सकते। इस प्रकार विवाह संबंधी निषेध और व्यवसाय में परिवर्तन के में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसके फायदे हैं कि व्यवसाय में कुशलता मिल गई है। लोग एक ही व्यवसाय को पिता का व्यवसाय पुत्र को मिल जाने के कारण उसको इंटरनली एक्सपीरियंस आ जाता है। इस कारण व्यवसाय में कुशलता देखी गई है। रक्त की पवित्रता हुई है, बीमारियां कम हुई हैं, हिंदू संस्कृति की रक्षा हुई है। हिंदू संस्कृति सालों से बनी आ रही है, उसकी रक्षा देखने को मिलती है। अब जाति और
हम आगे देखेंगे जाति वर्ग में अंतर, जाति और जनजाति में अंतर, जाति और गोत्र में अंतर। जाति और वर्ग में अंतर को देखें तो जाति एक लंबवत रूप में विभाजित है, लेकिन वर्ग एक क्षैतिज रूप में विभाजित है। जाति में जन्म के आधार पर है, वर्ग कर्म के आधार पर है। जाति बंद है और वर्ग खुला हुआ है। जाति पंचायत समाज की विशेषता है, लेकिन वर्ग एक पूंजीवादी समाज की विशेषता है। जाति अंतर्विवाही होती है, लेकिन वर्ग में नहीं होता ऐसा। जाति स्थिर होती है, वर्ग परिवर्तनशील होता है। जाति प्रदत्त परिस्थिति होती है, वर्ग में अर्जित परिस्थिति होती है। जाति पेशा निश्चित होता है और वर्ग में नहीं होता। पेशा निश्चित होता है जाति में, वर्ग में नहीं होता। आप कैसे भी पेशे में कार्य कर सकते हैं। वहीं जाति और जनजाति में अंतर देखें तो जाति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता, लेकिन जनजाति का होता है। जाति की सामान्य भाषा होती है, जनजातियों को एक निश्चित भाषा नहीं, जनजातियों की सामान्य भाषा नहीं होती, जनजातियों की सामान्य भाषा निर्धारित होती है। जाति की सामान्य जीवन सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है। जातियों में सामान्य जीवन में सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है, लेकिन जनजातियों में समानता पाई जाती है। जाति और गोत्र की बात करें तो गोत्र, जाति के अंदर ही कई प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। जाति वास्तविक का संगठित रूप है, लेकिन गोत्र एक काल्पनिक रूप है। जाति में अंतर्विवाही समूह है, लेकिन गोत्र एक बहिर्विवाही समूह है। कोई व्यक्ति अपने गोत्र में विवाह नहीं करता। जाति में उच्च नीच का संस्करण पाया जाता है, लेकिन गोत्र में ऐसा नहीं पाया जाता। जाति में खान पान व्यवसाय को चुनने के लिए प्रतिबंध है, लेकिन गोत्र में ऐसा नहीं है। इस प्रकार गोत्र और जाति के आधार पर डिफाइन किया गया है। आगे हम वर्ग को देखेंगे। वर्ग किसे कहते हैं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके साथ साथ ही वह एक वर्ग प्राणी भी है। आधुनिक समाज को देखें तो सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक वर्ग प्राणी है। आधुनिक समाज में वर्ग की अहमियत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पूंजीवादी समाज है, इसमें वर्ग की परिभाषा देना बहुत ही सिंपल हो गया है कि एक व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करेगा और जिस प्रकार के लोगों से संपर्क रहेगा वो उसके वर्ग के रूप में जाने जाएंगे। वर्ग की परिभाषा दे तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसकी समान सामाजिक परिस्थिति होती है एक वर्ग के माने जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर समाज का वर्ग, यानी हर डॉक्टर अपने उसके दोस्त भी डॉक्टर होंगे, यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी डॉक्टर ही मिल जाएगी आपको। इस प्रकार एक वर्ग का निश्चित करता है कि हम इस प्रकार के वर्ग हैं। वर्ग में देखिए तो हायर उच्च वर्ग, फिर मध्यम वर्ग, फिर निम्न वर्ग। आप किस प्रकार के वर्ग में आते हैं? मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर फैमिली या हायर फैमिली, इस प्रकार के फैमिली में डिफाइन किया गया है इसको, वर्ग को। गिन्सबर्ग की परिभाषा सबसे अच्छी है वर्ग की। सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन के यापन की विधियों, विचारों, भावनाएं, मनोवृत्तियां, व्यवहार में एक दूसरे के समान है तथा कुछ आधार पर समानता का अनुभव करते हैं, वो एक वर्ग के कहलाते हैं। इसमें मुख्यतः प्रदत्त परिस्थिति को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दी जाती है कि प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर वर्ग का डिफाइन किया गया है। मैकाई और पेज ने बताया कि एक समाज वर्ग समुदाय का भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर दूसरे से अलग किया जाता है। एक समाज वर्ग परिस्थिति के आधार पर अलग किया जाता है कि किस प्रकार की अर्जित परिस्थिति के आधार पर डिफाइन किया जाता है वर्ग को। ओल्सन ने व्यक्तियों को ऐसा समूह है जो लगभग समान शक्ति और सुविधा को सम्मान प्राप्त करते हैं, समान शक्ति, सुविधा और सम्मान प्राप्त करते हैं, उनके वर्ग कहे जाएंगे। सामाजिक विशेषता देखें तो वर्ग की समान सामाजिक परिस्थिति होती है कि एक जैसे डॉक्टर लोग एक ही वर्ग में शामिल होते हैं, जैसे कि उनको मकान के प्रकार, आय के स्रोत, पड़ोस आदि के आधार पर वर्ग को डिफाइन किया जा सकता है। ये खुली व्यवस्था है, व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर वर्ग को परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, ये सारे हायर वर्ग में शामिल है। इनकी जाति गोत्र नहीं देखा जाता, इनमें वर्ग को ज़्यादा डिफाइन किया जाता है। ये एक श्रेणी समूह में आते हैं, एक ही श्रेणी में शामिल किया जाता है। ये जन्म का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि योग्यता और अर्जित परिस्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। इसमें ये कम स्थिर होते हैं, गतिशील होते हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार वर्ग परिवर्तन कर सकता है। जीवन के अवसर समान होते हैं, जैसा कि मैक्स वीबर ने कहा था कि इनमें जीवन के अवसर समान होते हैं। एक प्रकार के वर्गों के जीवन, उनके खर्च करने के तरीके, उनके रहने के तरीके, उनके मकानों के प्रकार, उनकी जो सुविधाएं होती हैं वो सब एक जैसी होती हैं। जैसे कि एक कृषक वर्ग है, कृषक वर्ग को देखें तो बेचारा अपनी 2 रोटी के लिए भी दिन रात मेहनत करता है और उसके घर भी एक तरह से छोटा ही होगा। लेकिन वहीं आप एक डॉक्टर का घर देखें तो उनकी घर में नौकर लगे होंगे, उनकी वो कारों में घूमते होंगे, उनकी वर्किंग स्टाफ भी
उनसे कनेक्शन भी कई डॉक्टर लोगों का ही होगा। इस प्रकार एक तरह से वर्ग में शामिल किया गया है, एक ही वर्ग में शामिल किया गया है। इसमें मकान के प्रकार, मोहल्ले और आय के स्रोत के आधार पर वर्ग को डिफाइन किया जाता है, मुख्यतः आय के स्रोत के आधार पर। सामाजिक वर्ग को वीरस्टीन ने सामाजिक वर्ग के आधार देखें तो वीरस्टीन ने इसके कई आधार बताए हैं। जैसे धन के आधार पर हम वर्ग को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अंबानी अडानी। परिवार के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं वर्ग को। निवास स्थिति के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं, निवास अवधि के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धर्म के आधार पर हम वर्ग को डिफाइन कर सकते हैं। सामाजिक वर्ग के प्रकार देखें तो आंद्रे वेदी ने 3 प्रकार बताए हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। गिडिक्स ने 3 प्रकार के वर्ग बताए, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। बोडामोर ने उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग। कार्ल मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। इन्होंने उत्पादन के साधनों पर अधिकार के आधार पर वर्ग को डिफाइन किया है। पेरेटो ने विशिष्ट वर्ग जिन पर सत्ता पे शासन करते हैं उनको बोलता है विशिष्ट वर्ग, जिन पर सत्ता का शासन नहीं है वो बोलता है अवशिष्ट वर्ग। इस प्रकार 2 प्रकार के वर्ग बताए हैं। मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के वर्ग बताए हैं, धनी, बुद्धिजीवी, परंपरागत, निम्न और मजदूर। वर्ग को 3 भागों में बांट सकते हैं। सामाजिक आधार, ओकबर्ग निम्नकोप ने सामाजिक आधार पर और मेकाइवर, पेज और गिन्सबर्ग ने सामाजिक आधार पर वर्ग को डिफाइन किया है कि सामाजिक परिस्थिति के आधार पर हम वर्ग को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक समाज वर्ग समुदाय के आधार पर सामाजिक परिस्थिति के आधार पर एक दूसरे से अलग करते हैं। वहीं ओकबर्ग ने कहा था कि वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी एक दिए हुए समाज के अनिवार्य रूप से समान सामाजिक परिस्थिति होती है, इसको वर्ग डिफाइन कर सकते हैं। वहीं आर्थिक आधार पर वर्ग को देखें तो मार्क्स ने उत्पादन के साधनों के आधार पर, जीवन अवसर के आधार पर वेबर ने और गोल्डनर ने वर्ग को डिफाइन किया है। सांस्कृतिक आधार पर देखें तो लेपिया ने बताया कि एक सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है, और गिन्सबर्ग, ओल्सर इस प्रकार सांस्कृतिक आधार पर वर्ग को डिफाइन किया गया है। इस प्रकार आजकल पूंजीवादी समाज में वर्ग की एक अच्छी सी डेफिनेशन देखने को मिलती है हमें कि एक समान सामाजिक परिस्थिति, सुविधा, अवसर और सम्मान प्राप्त लोगों को एक प्रकार के वर्गों में शामिल किया गया है। आगे हम देखें तो जागीर प्रथा और नोबल प्रथा। जागीर प्रथा, नोबल प्रथा हमें यूरोपियन समाज में देखने को मिलती है। जो मध्य सामंती समाज था उसमें हमें जागीर प्रथा देखने को मिलती थी। इसमें कानून और प्रथा इस प्रकार की व्यवस्था को मान्यता प्राप्त करते थे। प्रत्येक वर्ग का एक निश्चित कार्य होता था, जिसमें एक वर्ग धार्मिक कार्य करता था, दूसरा उसकी सुरक्षा और सिस्टम को बनाए रखता था, तीसरा दोनों के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता था, अन्य कार्य करता था, मतलब यानी एक धार्मिक, दूसरा समाज का संचालन और तीसरा दोनों के लिए कार्य करता था। जागीर व्यवस्था में एक पादरी होता था जो धार्मिक कार्य करता था, जो चर्च आदि को संभालता था, सरदार जो समाज का संचालन करता था, और साधारण जन जो व्यक्ति खेती करते थे, व्यवसाय करते थे, इसको बोलता है साधारण जन। बोटाबोर ने बताया कि श्रम विभाजन का एक निश्चित था, श्रम विभाजन एक निश्चित व्यवस्था थी, कानूनी मान्यता प्राप्त थी उनको, और राजनीतिक समूह को दर्जा प्राप्त था। राजनीतिक समूह जो समाज का संचालन करता था उसको दर्जा प्राप्त था। अब दास प्रथा को देखें तो असमानता की चरम अवस्था के रूप में जाना जाता है। असमानता चरम अवस्था पर थी, जिसमें व्यक्तियों को कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से पूर्ण रूप से वंचित था। व्यक्तियों का एक समूह था जो अपने अधिकारों से पूर्ण रूप से वंचित था, तो दूसरे की संपत्ति समझा जाता था उसको, कि एक व्यक्ति था, जैसे कि कोई वस्तु है जो दूसरे की संपत्ति समझाती है, लेकिन यहाँ पर तो व्यक्ति ही दूसरे की संपत्ति समझा जा रहा है, इस प्रकार वो दूसरे का दास है। यह व्यवस्था मुख्यतः प्राचीन यूनान और रोम में पाई जाती थी, जो 18वीं 19वीं शताब्दी के यह प्रथा दक्षिण अफ्रीका में भी पाई जाने लगी। पहले यूनान और रोम में पाई जाती थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में यह दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती थी। दास में 3 प्रकार के वर्ग देखने को मिलते थे। एक दास होता था, उसका एक स्वामी होता था, एक स्वतंत्र जन होते थे, यानी जो स्वतंत्र होते थे वो लोग। दास मुख्यतः पैसों की कमी के कारण बनते थे, कि किसी को पैसों की जरूरत है, अब उसने पैसे उधार ले लिए लेकिन चुका नहीं पाए, तो वो दूसरे व्यक्ति के दास बन गए, और वो उनको व्यवहार उस तरह किया जाता था जैसे कि पशुओं के साथ व्यवहार किया जाता है। उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, खाने के लिए कम दिया जाता था, सारा दिन काम कराया जाता था। इस प्रकार उनकी एक दुर्गति थी, एक तरह से दास एक चरम अवस्था था असमानता की। डेविस ने बताया कि मुसलमान लोग निगरों को दास समझते हैं, दास बनाने को वैध मानते हैं। अफ्रीका के काले लोगों को नीच प्रजाति मानी जाती है, क्योंकि वो काले हैं ना, इस वजह से अफ्रीका के काले लोगों को नीच प्रजाति समझते हैं और दास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। हर व्यक्ति समान है,
ईश्वर ने सबको समान अधिकार दिए हैं और सबको समान सुविधाएं योग्यताएं दी हैं, अपनी योग्यताएं यूज करो और समाज में आगे बढ़ो। LTO ओबाउस ने बताया कि दास ऐसा व्यक्ति होता है जो कानून और प्रथा में दूसरों की